वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है, जिसमें आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे अब पॉलिटी स्टार्ट की गई है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आसानी से आपको सारे वीडियोज़ भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको भी देखिए। दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मैं जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ, वो भी क्लास आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस की, आरओ री एग्ज़ाम की, या फिर अपकमिंग और भी न्यू वैकेंसीज़ हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, एमपीपीएससी है, या यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी आप प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। कम समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। करंट अफेयर, जीएस, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सभी अवेलेबल रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप विजिट कीजिए और आप जो नंबर दिए गए उन पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। 235 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ऑप्शन बी है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। और ऑप्शन डी है, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इस प्रश्न में आप देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अनुसार बताना है 42वें संशोधन के द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ये नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 43 में ए के जरिए जोड़ा गया। 43A जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करे। तो इसे ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन बी राइट है। 237 क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ऑप्शन ए के अनुसार भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी के अनुसार जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करके बताएंगे और राइट आंसर चूज करेंगे। देखिए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। अभी उपयुक्त जो कथन दिए गए इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, ना पहला स्टेटमेंट सही है ना तो दूसरा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा है इसमें निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो जीतता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट में जो दिया गया है ऐसा कुछ उपबंध दिया गया है हमारे संविधान में, तो ये गलत है। ऐसा कोई उपबंध नहीं दिया गया है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो सत्ता जीतती है उसी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर सबकी सहमति बनती है तो जो मुख्य विपक्षी दल का होता है उसको भी बना दिया जाता है उपाध्यक्ष। तो ऐसा कोई संविधान में लिखित तौर पर नहीं दिया गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। आमतौर पर यही होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सत्ता जीतती है उसी के दल से होते हैं।
तो ऑप्शन डी राइट है, ना तो पहला सही स्टेटमेंट ना तो दूसरा। 239 क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ऑप्शन ए एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी है नैसर्गिक अधिकार है अर्थात नेचुरल राइट है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी है विधिक अधिकार है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या एक तरह का लीगल राइट है या फिर विधिक अधिकार है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। 240वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। सेकंड स्टेटमेंट है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। थर्ड स्टेटमेंट है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या फिर विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं, इनका चयन करना है। इसमें करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या फिर विलय से संबंधित कोई विवाद है तो निपटाता है। इसके अलावा यह 3 सदस्यीय निकाय होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो 3 होते हैं ना कि 5। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा जो है आम चुनाव और उपचुनाव, इन दोनों का जो चुनाव कार्यक्रम है इनके लिए निर्वाचन आयोग तय करता है, ना कि संघ का गृह मंत्रालय, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट राइट दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। पहला स्टेटमेंट है राज्य विधानसभा का विघटन। सेकंड स्टेटमेंट है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। थर्ड स्टेटमेंट है स्थानीय निकायों का विघटन होना। तो सही उत्तर का चयन करके बताना है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और इसको करेक्ट करेंगे आप ऑप्शन बी। पहला और तीसरा होना आवश्यक नहीं है, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, ठीक है, तो ये दोनों आप इसमें चूज करेंगे, जबकि राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना ये अनिवार्य होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 242 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। या ऑप्शन डी है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। सही उत्तर का चयन करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये हमारे संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जो पद्धति है हमारे यहाँ कि संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का यह परिणाम नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तीनों बाकी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। ऑप्शन ए है संघवाद का, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन सी है प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रयोग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्थानीय स्वशासन की जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषता आएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 244वां प्रश्न है, भारत की संसद किसके या फिर किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें पहला दिया गया स्थगन प्रस्ताव, दूसरा प्रश्नकाल है, या फिर तीसरा है अनुपूरक काल। अब इनमें से चूज करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं ऑप्शन इसलिए नहीं रीड करती हूँ कि आपका समय कम वेस्ट हो और आप आसानी से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और आप चूज कर सकते हैं। आपका जो भी करेक्ट आंसर है या फिर आपका जितना भी स्कोर रहा आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं और सभी लोग को भी इससे मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। तीनों के तीनों ही स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक काल के जरिए से मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण भारत की संसद रखती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए के अनुसार है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन बी है विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। या ऑप्शन सी न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमनों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार।
ये ऑप्शन डी है न्यायपालिका का समान या फिर भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। देखिए, जिन्हें भी हिंदी में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में नहीं सॉल्व हो पाता। जब आप इंग्लिश वाला लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आसानी से आपको इसका उत्तर समझ में आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आप चूज करेंगे। विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। आप इंग्लिश वर्जन में इसको देख सकते हैं। 246 क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। ऑप्शन सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति। और ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें देखिए समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो देखिए, लोकतंत्र का अगर उत्कृष्ट गुण पूछा जाए कौन सा है जो इसे क्रियाशील बनाता है, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को यह क्रियाशील बनाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें। ऑप्शन ए है विशेषाधिकारों का अभाव है। ऑप्शन बी अवरोधों का अभाव है। या ऑप्शन सी अवरोधों का अभाव नहीं है। या फिर ऑप्शन डी है विचारधारा का अभाव है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में असमानता होने का जो अर्थ है वो विशेषाधिकारों के अभाव होने से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में पूछा गया है कि इसके द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं। ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को। ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को। या फिर ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर राइट करेंगे आप, ऑप्शन बी। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न जो है वो निजता के अधिकार से संबंधित है। तो देख लीजिए, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित ढंग से अर्थित होता है। पहला ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध जो दिए गए हैं। या फिर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17 और भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताएं। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24 संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध जो दिए गए हैं वो। तो निजता का अधिकार जो इसमें आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आर्टिकल 21 के तहत जो भाग 3 में गारंटी दी गई है उससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। इसके बाद जो अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि लोकसभा के सदस्यों का वोट जो मूल्य है वो राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। इसमें करेक्ट आंसर चूज करके बताना है कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए। केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य हो या फिर राज्यसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य हो, दोनों का समान होता है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो वोट मूल्य है वो लोकसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से ज़्यादा होता है, जबकि दोनों ही समान होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को देखिए। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर आप सही उत्तर का चयन करेंगे ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 252 क्वेश्चन है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की जो शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों अर्थात डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन ए है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। ऑप्शन बी है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। ऑप्शन सी है नियम समिति। या फिर ऑप्शन डी है कार्य सलाहकार अर्थात बिजनेस एडवाइजरी समिति। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा और यहाँ पर आप राइट आंसर चूज करेंगे।
ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अर्थात कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 253 क्वेश्चन है, इसमें भी सही कथन का चयन करना है, इन ऑप्शंस के अनुसार बताना है। पहला स्टेटमेंट है विधानसभा का या विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद रिक्त कर देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इनका चयन करना है और सही उत्तर देना है। इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि दूसरा गलत है। पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया, ऑप्शन ए राइट होगा कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो अपना पद रिक्त कर देगा। लेकिन जब भी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं बन जाता, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। 254 क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। ऑप्शन बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ऑप्शन सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति उस राज्य में संबंधित विधियां बना सकता है। इसमें राइट आंसर चूज कीजिए और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन बी इज राइट। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। अब देखिए इतने कथन कारण के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए कोई भी प्रश्न अगर आपको अब कथन कारण से आता है तो मुझे नहीं लगता अब आपको दिक्कत होनी चाहिए, आप अब इसमें सेट हो चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट है भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, लेकिन 1973 के बाद से जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में जोड़े जाएंगे वो कानून परीक्षण के तहत आएंगे, तो इनकी वैधता का परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 9वीं अनुसूची के बारे में जान लीजिए, ये कब ऐड की गई तो इसको आप याद कर लीजिए। ये संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1951 का, ठीक है। ये पहला संविधान संशोधन होता है जिसके जरिए से 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो ये आज हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। और आपके क्वेश्चंस को लेकर के जो भी डाउट्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको करेक्शन करके आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो अगर करेक्शन आता है मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, आप उसको ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। या जो भी आपके डाउट होते हैं मैं उनको आंसर ज़रूर करती हूँ। अगर आपको टाइम लगता है थोड़ा तो आप पेशेंस रखिएगा, पर आंसर सभी को मिलता है। तो मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।